नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चलिए सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने रचा है नया इतिहास। भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले बने नेता पवन चामलिंग को भी छोड़ा पीछे। ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खतरे में। ट्रंप की चेतावनी के बीच पीएम मोदी ने बुलाई ऊर्जा सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक। ईरान का इजरायल पर भीषण हमला, परमाणु ठिकाने डिमोना के साथ अराद में किया मिसाइल अटैक, 100 से ज्यादा घायल। पाकिस्तान राजनायक अब्दुल बासित ने दी भारत को धमकी, कहा अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो दिल्ली मुंबई पर गिराएंगे बम। पश्चिम बंगाल में बढ़ती हिंदू विरोधी गतिविधियों पर बीजेपी ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा ममता करवा रही हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़। चलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ 8,931 दिन की लंबी सेवा का मुकाम छू लिया है। यह भारतीय लोकतंत्र का एक नया रिकॉर्ड बन गया है। मोदी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ था गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और अब वे देश के प्रधानमंत्री हैं। यह सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि जनता के लगातार भरोसे और उनके लंबे नेतृत्व का ही नतीजा है। देश भर से पीएम मोदी को बधाई मिल रही है। कैसे देखते हैं सर आप इसको? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मैं बहुत ही ओपन और क्लियर बात कहता हूं कि आजाद भारत में उनसे पॉपुलर लीडर कोई नहीं हुआ। जिस तरीके से अपने नाम पे, अपने काम पे और अपने दम पे वो चुनाव जीतते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे, ये किसी दूसरे नेता ने हासिल नहीं किया है। हिंदुस्तान में कोई दूसरा ऐसा नेता ही नहीं हुआ कि जिसे जनता ने इतना प्यार दिया हो। आप किसी भी चुनाव को देख लें, चाहे वो पंचायत से लोकसभा तक के चुनाव हो, मोदी के नाम पे ही लोग वोट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव जीतती है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे। और हारने वाले हारते भी हैं मोदी की ही वजह से। इंदिरा गांधी लीडर हुई, नेहरू लीडर हुए और भी कई सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान के राजनीति के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, यह सौभाग्य हिंदुस्तान के किसी लीडर को नहीं हुआ। और आज तो रिकॉर्ड टूटा है और अगला हर दिन, जितने दिन तक वो भारत की सेवा करते रहेंगे, एक नया रिकॉर्ड बनता चला जाएगा। तो ये आप कहिए कि जिस तरीके से सवेरे से लोग बधाइयां दे रहे हैं वो वाकई इसके लायक हैं। जी, तो मिडिल ईस्ट में जारी ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। दुनिया भर में कच्चे तेल और गैस की क्राइसिस हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दी है। कहा यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत नहीं खोला गया तो ईरान के मेन पावर प्लांट्स पर बमबारी की जाएगी, जिससे संघर्ष और उग्र होने की आशंका है और ऊर्जा बाजार में भारी उथल पुथल की चेतावनी भी है। इसी बीच भारत में भी स्थितियां गंभीर रूप ले रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऊर्जा संकट और तेल गैस की आपूर्ति सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है ताकि देश में जरूरी चीजों पर असर ना हो और भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित किया जा सके। सर, एक तरफ ट्रंप का अल्टीमेटम, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग कर रहे हैं भारत में। देखिए, हर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अपने जनता के लिए वो सहूलियत प्रदान करे। डोनाल्ड ट्रंप परेशान इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका में वो पेट्रोल की कीमत पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी नहीं हैं। गैस की थोड़ी किल्लत जरूर हुई, लेकिन अब आने वाले दिनों में गैस की किल्लत भी खत्म हो रही है क्योंकि यहाँ की सरकार यहाँ की जनता के बारे में शुरू से सजग रही है। और जब भी इस तरह का क्राइसिस होता है, चाहे कोरोना हो, चाहे मार्केट डाउन होता हो या दुनिया में यूक्रेन वॉर भी शुरू हुआ, कुछ भी होता है,
भारत को मोदी सरकार ने इस तरह के वैश्विक घटनाओं से बिल्कुल आइसोलेट करके रखा है। हिंदुस्तान को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया को फर्क पड़ रहा है, और वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसे ईरान ने अपने कब्जे में कर रखा है और वहां से कोई भी शिप बिना उनकी अनुमति के वो निकलता नहीं है। और हिंदुस्तान में जो जहाज पहुंच रहे हैं तेल को लेकर के, गैस को लेकर के, वो दरअसल हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी का कमाल है कि ईरान की नेवी उसको फ्री पास दे रही है। लगातार हिंदुस्तान जो टैंकर्स आ रहे हैं वो ईरान की नेवी से बातचीत करते हुए, तो ये तो डिप्लोमेसी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप डिप्लोमेट तो है नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर रास्ता नहीं दिया तो 48 घंटे में तुम्हारे तमाम पावर स्टेशन को उड़ा देंगे, तुम्हारे वाटर स्टेशन को उड़ा देंगे। तो ईरान के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत है, और ईरान जो है वो पीछे हट नहीं रहा, क्योंकि वो अगर कॉम्प्रोमाइज कर गया तो वहां की जो सरकार है उसको फिर जाना होगा। इसलिए ये युद्ध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक नया जो डेडलाइन दिया गया है 48 घंटे का, अब तो मात्र 30-35 घंटे बचे हुए हैं। अब देखना यह है कि 48 घंटे के बाद अमेरिका किस तरीके से हमला करता है। वैसे कुछ सक्सेस भी मिला है ट्रंप साहब को, क्योंकि नाटो देशों ने बाकायदा पहले विरोध किया था, लेकिन अब मालूम चल रहा है कि ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल हो गया अपने एक न्यूक्लियर सबमरीन को, ऐसा पनडुब्बी जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड वाला मिसाइल है, उसको लेकर के वो ईरान पहुंच रहा है। जापान से युद्धपोत आ रहे हैं। धीरे धीरे करके पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ लामबंद होती नजर आ रही है। जी, तो मिडिल ईस्ट में तनाव और युद्ध की आग अब सीधे इजराइल के सिविल इलाकों तक फैल गई है। ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए दक्षिणी इजराइल के डिमोना शहर को निशाना बनाया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। डिमोना को वहां की बड़ी भारतीय यहूदी आबादी और भारतीय संस्कृति के प्रभाव के कारण लिटिल इंडिया भी कहा जाता है, और यह शहर नेगेव रेगिस्तान में मौजूद इजराइल के बड़े न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास है, जिसे दुनिया भर में सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। ईरानी मिसाइल हमले को बोला जा रहा है कि वह इजरायली और अमेरिकी हमलों के जवाब में किया गया जवाबी कदम था, जिसमें ईरान ने इजरायली न्यूक्लियर सुविधाओं को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इस हमले से स्थानीय नागरिकों, इमरजेंसी सेवाओं और वैश्विक समुदाय में चिंता की लहर दौड़ गई है। सर, क्या इस युद्ध में अब सिविलियंस भी मारे जाएंगे? देखिए, सिविलियंस तो मारे ही जा रहे हैं। युद्ध होगा तो सिविलियंस वो बाकायदा होता ही है, हर बार होता है, हर जगह होता है। लेकिन एक प्रोपेगेंडा चल रहा है सोशल मीडिया के अंदर में। ईरान की तरफ से दावा जो किया गया, तो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग उसको बिल्कुल सच मान करके उसको बता रहे थे। सवेरे से ये बात बताई जा रही थी कि न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर अटैक कर दिया ईरान ने। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो इलाका है वो रिहायशी इलाके के ऊपर मिसाइल आया। मिसाइल कई मारे इन्होंने, लेकिन सिर्फ 4 ठिकानों के ऊपर, वो सब के सब रिहायशी इलाके थे। 2 बड़ा इम्पैक्टफुल था क्योंकि वो बीच मोहल्ले में गिरा, क्रेटर 4 फीट गड्ढा था, और विस्फोटक इस तरीके से था कि जिससे बहुत सारी बिल्डिंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि मिसाइल जैसे ही इजराइल की ओर आता है, इजराइल के अंदर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जिसके जरिए सिविलियंस को बाकायदा जमीन के अंदर जो बने बैरक्स हैं उसमें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए हताहत कम हुई है। लोग घायल जरूर हुए हैं, लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है 200 इजरायली मारे गए हैं, ये कोरी बकवास है। अब आपने एक तरीके से इजराइल को और अमेरिका को वो जो 48 घंटे की मोहलत दी गई है, अगर आप इस तरह के सिविलियन इलाकों के ऊपर अटैक करते हैं तो फिर अमेरिका और इजराइल को आप ईरान के जो पावर हाउस है, पावर ग्रिड है, जो बिजली का जो पावर हाउस है, या फिर वाटर जहां पे डिसैलिनाइज किया जाता है, इन सबको अगर वो टारगेट करता है तो आप उसे गलत नहीं ठहरा सकते। 48 घंटे के बाद इस युद्ध का
चरित्र बदलने जा रहा है, ये आम राय पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। जी, तो पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने ऐसा कायराना बयान दे दिया है जिसने क्षेत्रीय शांति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बासित ने कहा कि यदि अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों या हथियारों को निशाना बनाता है तो पाकिस्तान भारत के बड़े शहर दिल्ली और मुंबई पर बम गिराएंगे और कहीं भी बम गिराने का अधिकार रखता है। उसकी बयान ऐसे समय में आया जब वैश्विक तनाव बढ़ा हुआ है और ईरान इजरायल संघर्ष और अमेरिका पाकिस्तान के बीच संभावित टकराव जैसे मुद्दों के बीच राजनयिक हलकों में चिंता की लहर है। अब देखने वाली बात होगी कि भारत इसकी गीदड़ भभकी को कैसे लेता है, कैसे देखता है सर भारत इसकी धमकी को। देखिए, कोई वो अधिकारी नहीं है, एक फॉर्मल डिप्लोमेट है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह से टीवी पे आने का मतलब ये है कि उसे वहां की सेना, मुनीर, आईएसपीआर, आईएसआई, इनके द्वारा क्लियरेंस मिला हुआ है कि आप जाकर के इस तरह की बातें करें। अदरवाइज जैसे आप पाकिस्तान के कुछ लोगों को देखते हैं, इंडियन टेलीविजन चैनल के ऊपर आकर के डिबेट करते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंटली किसी को फोन किया कि सर आप आ जाओ, ऐसा होता नहीं है। ये नाम कि आप टेलीविजन पे आएंगे, इस तरह के मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे, वैसे भी आईएसपीआर ने, आईएसआई ने और मुनीर की तरफ से ये वहां पे एक नियम बनाया गया है कि आप इस वक्त जब बवाल चल रहा है इस तरह के मुद्दों के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। ये पिछले सप्ताह ही ये आदेश पाकिस्तान की सेना ने दिया था। उसके बावजूद एक फॉर्मर डिप्लोमेट जो हिंदुस्तान में 3 साल तक यहां का एम्बेसडर बनकर के रहा, हाई कमिश्नर बनकर के रहा, उसकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के किसी न्यूक्लियर ठिकाने के ऊपर हमला किया या उसको सीज करने की कोशिश की तो हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं, हम दिल्ली और मुंबई को टारगेट कर लेंगे, कहीं भी डाल देंगे। अब सवाल यह है कि यह डर क्यों लग रहा है कि अमेरिका आपके न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर हमला करेगा? आप तो लंच कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मुनीर तो बहुत गलबैयां चल रही थी, आप तो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिलवाना चाह रहे थे। अचानक पिछले 1 महीने में क्या हुआ कि आपको एक स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तलब किया जा रहा है और आपके ऊपर नाना प्रकार के दबाव आपको दिए जा रहे हैं। तो ये जो डर है कि अमेरिका आपके न्यूक्लियर आर्सेनल को ऊपर कब्जा कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये थ्रेट तो आपको महसूस हो रहा है। आप अमेरिका के ऊपर हमला नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वो औकात ही नहीं है, कि आपके पास उस तरह का आईसीबीएम नहीं है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो अमेरिका के टेरिटरी तक पहुंच सके। तो आपने भारत की ओर कहा। अब होता क्या है कि इस तरह के बयान से आप और भी जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है उसको खराब करते हैं। मुनीर को इमीडिएटली इस बासित को गिरफ्तार कर लेना चाहिए और अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो यही माना जाएगा कि बोल और आवाज ये बासित के थे, लेकिन जो आइडिया है वो मुनीर का है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता वाली विषय है। जी, तो शुभेंदु अधिकारी का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें पश्चिम बंगाल में देवी देवताओं की मूर्तियां और सनातन मंदिरों पर जिहादी हमलों का जिक्र किया गया है। शुभेंदु ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, ये घटनाएं अब रोजमर्रा की बात हो गई है। इस बार यह घटना नंदीग्राम में घटी है। श्री राम नवमी पूजा के अवसर पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्ति बनाने का काम चल रहा था। मूर्ति का काम लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन पिछली रात अंधेरे में कुछ जिहादी आए और भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति का सिर काट कर ले गए। ममता सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति और ममता प्रशासन की बेशर्म निष्क्रियता के कारण राज्य में सनातनियों की आस्था और विश्वासों पर जिहादी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इस सरकार को तुरंत विदाई देना अत्य आवश्यक हो गया है, अन्यथा आने वाले दिनों में इस राज्य के सनातनियों के लिए और भी बदतर परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। शुभेंदु अधिकारी का सर ये ट्वीट है जो हमने पढ़ के सुनाया। लगातार बंगाल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है और पनाह मिल रहा है ममता का। देखिए, अब तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में सारी चीजें हैं। अगर ऐसी घटना घटी है तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ममता बनर्जी का नाम लेकर के
इस तरह की पुरानी घटनाओं, हंसी नहीं कि घटना घटी नहीं, घटना घटी है। पहले भी इस तरह की घटनाएं आई हैं, सरस्वती पूजा के दौरान आई है। कई जगहों पे काली, माँ दुर्गा की मूर्तियों को छिन्न भिन्न किया गया है। ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन चुनाव से पहले अगर इस तरह की घटनाएं घट रही है तो इसका मतलब ये है कि अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है, आगे चल कर के ये और विकराल रूप धारण करेगा और बंगाल में चुनावी हिंसा के जो इंसिडेंट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे। शुभेंदु अधिकारी ट्वीट तो कर रहे हैं, लेकिन उनको एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। अगर ऐसी घटना घटी है, आप ट्वीट कर रहे हो और उसकी ऑथेंटिसिटी, उसके ऊपर भी आपको कुछ करना चाहिए। इतनी बड़ी घटना अगर घटी है तो ये तो शर्मनाक है, लेकिन चुनाव के समय अगर इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो आप यकीन मानिए आगे चलकर ये चुनाव बहुत ही भयानक रूप अख्तियार करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।